हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फरवरी के पहले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। मतलब 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक के जो करंट अफेयर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावना सबसे ज्यादा है, उन क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आप देख चुके होंगे कि इस सेशन में केवल 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे डिस्कस किए जाएंगे। वो 25 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे पिछले सप्ताह के। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस बीते हुए सप्ताह में इंपॉर्टेंट नेशनल या इंटरनेशनल डेज कौन कौन से सेलिब्रेट किए गए, जो कि एक एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 से 7 फरवरी के बीच में कौन से इंपॉर्टेंट डेज आपने सेलिब्रेट किए। सबसे पहले स्टार्ट हुआ 2 फरवरी को वेटलैंड डे। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। अब वेटलैंड एंड वाटर, ये इसका क्या था, थीम था। एक चीज याद रखिएगा, वेटलैंड से रिलेटेड एक और न्यूज है दैट इंडिया में अभी कुल 42, ठीक है, 42 रामसर साइट है। ये रामसर साइट क्या होते हैं? रामसर साइट होते हैं जो वेटलैंड्स हैं, पूरी दुनिया भर में कुछ वेटलैंड्स हैं जिन्हें फ्रेश वाटर लेक भी कहा जाता है, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको कंजर्व कैसे किया जाए, उनको संरक्षित कैसे किया जाए, इस बात पे ईरान में 1972 में रामसर नाम की एक जगह पे एक समझौते पे हस्ताक्षर हुआ कि हम पूरी दुनिया के सभी इंपॉर्टेंट वेटलैंड को संरक्षित करेंगे। ठीक है, और उन्हें रामसर साइट कहा जाने लगा क्योंकि ये रामसर नाम की जगह पे ये चीज डिसाइड की गई थी। इंडिया में टोटल 42 रामसर साइट है, जिसमें से जो 42वां है वो कौन सा है, तो वो सोकर लेक है, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में है। ये 42वीं रामसर साइट है। इसके बारे में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इसी वेटलैंड की बात हो रही है। इन्हीं वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है वो होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। और इस बार की थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड वाटर। याद रखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आरआरबी पीओ मेंस के एग्जाम में पूछा था, माउंटेन डे की थीम पूछा था, है ना। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। आई एम एंड आई विल, ये जो आपका थीम है, ये 2019 को लॉन्च हुआ था और 2021 तक ये थीम आपकी लागू हुई। अगले साल जब हम 2022 में कैंसर डे मनाएंगे तब थीम दूसरी होगी। इस बार की थीम फिलहाल क्या थी? आई एम एंड आई विल। 6 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। जो फीमेल्स के जेनिटल्स होते हैं, ठीक है, उनकी एक तरीके से जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसके प्रति अवेयर रहने के लिए जो दिन मनाया जाता है वो होता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इसका थीम क्या था? नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक है, ये इस बार का क्या था, थीम था। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल द 3 इंपॉर्टेंट डेज। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, 6 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट डेज पहले हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो हमें पक्के से एकदम याद होना चाहिए इस हफ्ते से। सबसे पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड विल बी बिल्ड बाय विच कंट्री? देखो, पहला एनर्जी आइलैंड मतलब कि एक मैन मेड आइलैंड होगा। ठीक है, मतलब कि इंसानों द्वारा ही बनाया जाएगा ये आइलैंड। और इस आइलैंड का नाम होगा एनर्जी आइलैंड, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड काम होगा। बेसिकली यहाँ पे ग्रीन एनर्जी उत्पादित की जाएगी, प्रोड्यूस की जाएगी, स्पेशली विंड के माध्यम से। ठीक है, विंड टरबाइन के माध्यम से यहाँ पर एनर्जी उत्पन्न की जाएगी क्योंकि वो एक प्राकृतिक स्रोत से उत्पन्न हो रही है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट ग्रीन एनर्जी। और इसे स्टोर किया जाएगा इस आइलैंड पे, और इसके जो देश इसे करने वाला है और उसके नेबरिंग कंट्रीज में फिर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये करने वाला है डेनमार्क। डेनमार्क इज अ यूरोपियन कंपनी। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, यूरोपियन कंट्री, सो ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। डेनमार्क जो है वो एनर्जी आइलैंड बनाने जा रहा है और दुनिया में ये पहला इस तरह का प्रोजेक्ट है। अभी तक किसी कंट्री ने ऐसा प्रोजेक्ट किया नहीं है। या आप विंड टर्बाइन देख रहे हैं, इसी तरीके से इस आइलैंड के चारों तरफ लगाया जाएगा तो हवा से बिजली उत्पन्न की जाएगी। देखो, ग्रीन एनर्जी में क्या आता है, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या आता है, सनलाइट से एनर्जी, पानी से एनर्जी और हवा से एनर्जी। तो बेसिकली जो सबसे बड़ा स्रोत यहाँ पे होगा वो हवा होगी। इससे एनर्जी उत्पादित की जाएगी, इस आइलैंड पे स्टोर की जाएगी और नेबरिंग कंट्री को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। यहाँ पे देखिए लिखा है
गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन नॉर्थ सी। नॉर्थ सी मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैप में, डेनमार्क के ऊपर है, यूके के ईस्ट में है नॉर्थ सी, उसी में ये आइलैंड बनाया जाएगा। The hub will be able to store green electricity on the island, convert it to liquid green fuel and send it via subsea cable to Denmark and neighboring country। ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन, और डेनमार्क की करेंसी क्या है? डैनिश क्रोन। ठीक है, डैनिश क्रोन यहाँ की क्या है? करेंसी है। डेनमार्क है कहाँ पे? तो चलिए देख लेते हैं, यूरोप में कहाँ पर है ये। देखो ये यूके है, ये आयरलैंड है, और फिर यहाँ पे आप देखते हो ये क्या है? ये आपका डेनमार्क है। इसके नेबरिंग कंट्रीज में आप देख रहे हो स्वीडन है, ठीक है, नॉर्वे है, ये सब इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो ये जो नॉर्थ सी है, इसी में ये आइलैंड जो है बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा एनर्जी आइलैंड। ठीक है, डेनमार्क याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज लॉन्च फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर चिल्ड्रन। किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता शुरू की है? ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, ऑलरेडी कई बैंक जो है वो बच्चों के लिए सेविंग अकाउंट खोल चुकी हैं, लेकिन अब यहाँ पे फेड, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फेड से आपको पता है कि ये फेडरल बैंक ही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो फेडरल बैंक ने बच्चों के अंदर बचत की भावना को और ज्यादा विकसित करने के लिए यू कैन से फेड फर्स्ट नाम का एक सेविंग स्कीम लाया है, सेविंग अकाउंट स्कीम, जिसमें बच्चे जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं वो अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब जिनका इसमें अकाउंट है उन्हें फेड फर्स्ट का कॉन्टेक्ट लेस डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके जरिए वो डेली एक दिन में 2500 तक की कैश लिमिट है, इतना पैसा वो निकाल सकते हैं। और ई कॉमर्स मतलब शॉपिंग, मतलब कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वो 10,000 तक की शॉपिंग इस कार्ड के जरिए कर सकते हैं। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अलुवा। अलुवा कहाँ पर है? केरला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following global digital payment platform has announced to wind down मतलब बंद करना its domestic payment service in India? भारत में जो घरेलू डिजिटल भुगतान होता है उसे बंद करेंगे। मतलब अब भारत में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं उस पर्टिकुलर चीज के जरिए, मान लो वो है आपका, मान क्या लो भाई, आंसर है पेपल। तो पेपल के जरिए अभी तक मैं क्या थी कि मैं इंडिया में मैं अपने यूज के लिए उसे यूज कर सकती थी। मुझे कहीं मान लो मैंने मिंत्रा से शॉपिंग की तो मैं पेपल से उसका भुगतान कर दी, लेकिन अब ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि डोमेस्टिक पेमेंट सर्विस अब ये बंद कर रहा है। अच्छा, अगर पेपल केवल इंडिया की ही कंपनी होती तो ये ऐसा कभी ना करती, जरूर ये इंडिया की कंपनी नहीं है। तो आप में से कितने लोगों को पता है पेपल कहाँ की कंपनी है? कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, और ये इंडिया के डोमेस्टिक पेमेंट सर्विस को बंद कर रही है। हाँ, अगर बाहर का कोई बंदा इंडिया से कुछ खरीदना चाहता है पेपल के माध्यम से खरीद सकता है, लेकिन इंडिया के लोग इंडिया में इसका डोमेस्टिक यूज नहीं कर सकते। तो यू नीड टू रिमेंबर द नेम पेपल। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स भी हैं जिसे हम पढ़ेंगे। The decision has been taken because the company wants to shift its focus on cross-border payment business. However, the global customer will be able, जैसे कि मैंने कहा ग्लोबल कस्टमर एबल होंगे टू पे इंडियन मर्चेंट। जैसे कि भारत में मैं हूँ, एक व्यापारी हूँ, कोई बाहर का बंदा मुझसे सामान खरीद रहा है तो वो पेपल के माध्यम से भुगतान अभी भी कर सकता है। ठीक है, और कई सारे ऐप पे ये वो कर सकता है ग्लोबल जो कस्टमर है, जैसे ट्रैवलिंग टिकट बुकिंग के लिए मेक माई ट्रिप, ऑनलाइन फिल्म बुकिंग ऐप जो है बुक माई शो, ठीक है, फूड डिलीवरी ऐप जो है स्विगी है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है इसमें पेपल का यूज हो सकता है। उसके बाद पेपल का एक फाउंडेशन डे क्या है, कब इसकी स्थापना हुई? दिसंबर 1998, पैलो एल्टो कैलिफोर्निया यूएसए। एक बात याद रखिएगा, स्थापना दिवस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, कैलिफोर्निया कहाँ पर है? यूएस में है। पेपल के सीईओ कौन है? डैन। ठीक है, मिस्टर डैन शुलमैन जो है वो यहाँ के सीईओ हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। रिसेंटली इंडिया एंड बहराइन ज्वाइंट हैंड इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब भारत और बहराइन जो देश है ये दोनों मिलके ग्रीन अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे साथ में। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बहराइन? बहराइन कैपिटल क्या है? तो भाई यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनामा। नाउ आई एम गिविंग यू अ वर्क कि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो दोहा है, कतर की कैपिटल है, मैं सब नहीं बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि ये जो बाकी के कैपिटल्स है ये कौन से देश के कैपिटल है ये अभी का अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, बहराइन यहाँ पे न्यूज में है तो बहराइन की कैपिटल क्या है? मनामा।
बहराइन है कहाँ पे? तो भाई देखो सऊदी अरब के पास है, यूएई के ऊपर है। पहले तो दूर से देख लो, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कॉन्टिनेंट याद रखिए, कहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो ये जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट बनता है इस तरीके से, इसी एशिया कॉन्टिनेंट में यहाँ पे देखिएगा, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग, या ये क्या है, सऊदी अरब है, ये क्या है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसके ऊपर यहाँ पर है बहराइन। दूर से देख लिया, अब करीब से देख लीजिए। तो ये देखिए और डिटेल में, अभी मैंने कतर का नाम लिया, कतर भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये यूएई है, ये है कतर, और कतर के ऊपर यहाँ पे क्या है, बहराइन है। मनामा यहाँ की क्या है, कैपिटल। यहाँ के किंग कौन है, हैमद बिन ईसा अल खलीफा यहाँ के किंग है। कैपिटल क्या है, मनामा है। दीनार जो है वो यहाँ की क्या है, करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has launched the Dash campaign to promote electric vehicle. जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने किस नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया? तो भाई उस कैंपेन का नाम है स्विच दिल्ली। स्विच का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाती थी, देन आई स्विच टू ऑनलाइन, अब मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, मैंने स्विच किया, मैंने चेंज किया। तो यहाँ पे स्विच दिल्ली का मतलब है कि भाई बदलाव लाइए, ठीक है। आप फ्यूल वाले व्हीकल का यूज करने के बजाय आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज करिए, वो पॉल्यूशन को भी कम करेगा, और जो हमारा कह सकते हो कि एक सोर्स स्रोत है ऊर्जा का, वो भी आपका इससे फायदा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट आंसर है, स्विच दिल्ली इसका नाम है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है। स्विच दिल्ली नाम का कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए। अब गवर्नमेंट ने 2024 तक एक अपना, दिल्ली गवर्नमेंट ने मतलब एक फिक्स किया है कि अगर जितनी भी 100% गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें से कम 25% तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। ये इनका क्या है, एक कह सकते हो टारगेट है। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं तो एक बार देखते हैं दिल्ली कहाँ पर है। भाई देखो दिल्ली है क्या, दिल्ली है एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में तो सीएम होते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होते। लेकिन दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अपवाद है, एक्सेप्शन है, एक है दिल्ली और एक है पुडुचेरी। ये है तो केंद्र शासित, लेकिन यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ सीएम भी हैं, और सीएम यहाँ के कौन है, अरविंद केजरीवाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के कौन है, अनिल बैजल। दिल्ली है कहाँ पे, ये देखो हरियाणा, ये देखो यूपी, हरियाणा और यूपी के बीच में यहाँ पे आता है आपका दिल्ली। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात आई है तो आपको मैं बता दूं कि अभी आपका जो पेपर हुआ है आईबीपीएस पीओ मेंस, उसमें क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ओला के साथ मिलकर कौन सा राज्य स्थापित करने वाला है। आंसर क्या था उसका, तमिलनाडु, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट? दुनिया का पहला ऊंचाई वाला, मतलब एकदम ऊंचाई पे से जाके स्थापित किया जा सकता है, छद्म उपग्रह कौन विकसित करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये दुनिया का पहला है। जैसे दुनिया का पहले एनर्जी आइलैंड आया आपका डेनमार्क, वैसे ये भी है। आंसर यहाँ पे बनेगा कि ये इंडिया कर रहा है। पहली बात तो ये इंडिया, क्योंकि यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन इंडिया की कंपनीज है, बाकी एक आपका नासा आ जाता है, वो अलग है। इंडिया में HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है, उसे ये काम सौंपा गया है। तो HAL जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, ये एक फ्यूरिस्टिक हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सेटअप करेगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ये किस लिए है, टू स्ट्रेंथन, मजबूत बनाने के लिए, द कंट्रीज मिलिट्री स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये एक इस तरीके का प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया में पहला ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जहां पे मैन्ड एयरक्राफ्ट जो है वो बाउंड्री पे रहेगी, और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो है वो एनिमी जोन में एंटर करके वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक या जो कुछ भी है उसे अंजाम देगी। मतलब समझे, जैसे मान लीजिए अभी जो रिसेंटली आपका एक सर्जिकल स्ट्राइक की हम बात कर लेते हैं, उसी की जो पाकिस्तान में की गई, तो क्या होगा ना कि जो मैन्ड एयरक्राफ्ट है जिसमें हमारे सैनिक है, उसे अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बाउंड्री पे ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज पाकिस्तान, वो बाउंड्री पे ही रहेंगे, लेकिन उनका अनमैन्ड जो एयरक्राफ्ट है वो अंदर जाके अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा। और टारगेट कैसा, ये 700 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को, ठीक है, क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर 350 किलोमीटर के टारगेट से भी ये क्या कर सकता है, टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये मिसाइल्स को, कौन सी मिसाइल को कैरी करके जा सकता है वहां पे, तो कैट्स अल्फा जो मिसाइल्स होती है उसे ये कैरी करके उस जो भी हमारे दुश्मन टेरिटरी है वहां पे जा सकता है। सो बेसिकली HAL इसे बना रहा है, ये दुनिया में इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है, इंडिया इसे लॉन्च कर रहा है, याद रखिएगा।
ब्यूटीफुल थिंग इज अ मेमोयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्यूटीफुल थिंग्स किसका संस्मरण है, ठीक है, किसके लाइफ की स्टोरी है, तो हंटर बाइडन जो बाइडन के बेटे हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हंटर बाइडन की लाइफ की स्टोरी है, जैसे कि वो ड्रग एडिक्ट थे, तो किस तरीके से उन्होंने इससे ओवरकम किया, किस तरीके से उन्होंने इससे पीछा छुड़ाया और एक अच्छी जीवन शुरू किया, उसकी कहानी है। हंटर बाइडन ये है, जो बाइडन के बेटे हैं, ब्यूटीफुल थिंग इन्हीं का मेमोयर है। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन अपनी पब्लिश कर रहे हैं बुक, नाम है ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। उनका स्ट्रगल जो होता है एडिक्शन और ड्रग अब्यूज से रिलेटेड, उसके बारे में बताते हैं। ये जो किताब है ये 6 अप्रैल को आउट होने वाली है, और कौन इसे पब्लिश कर रहा है, साइमन एंड शूस्टर इसे पब्लिश करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो हर घर पानी हर घर सफाई कौन से यूनियन टेरिटरी या राज्य में लॉन्च होने वाला मिशन है, भाई यहाँ पे आंसर बनेगा पंजाब। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम है हर घर पानी हर घर सफाई। अब इसमें होगा क्या कि 100% पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई हर गांव के घर में पहुंचाने का टारगेट अगले साल मार्च महीने तक इन्होंने रखा है। इसके लिए कई सारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और नेशनल इंस्टीट्यूशन है वो फंडिंग भी कर रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जल जीवन मिशन है वो भी फंड करेगा, नाबार्ड भी फंड करेगा, स्टेट बजट में भी इसका प्रावधान है, मतलब स्टेट बजट में भी इसके खर्चे को जोड़ा गया है। तो इन सारे फंड के जरिए अगले साल मार्च तक हर घर में पाइप्ड वाटर पहुंचाने का निर्णय लिया है पंजाब की सरकार ने, और कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। Who has taken charge as the Vice Chief of Army Staff in India? भारत में आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ का चार्ज किसने संभाला? भाई देखो, इंडिया की सेना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में नाम आता है जनरल बिपिन रावत, इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये अभी बनाई ही गई है। इसके अंडर में आते हैं 3 विंग सेना की, एक होता है थल सेना, ठीक है, आर्मी, एक होता है जल सेना इंडियन नेवी, एक होता है वायु सेना, तो भारतीय एयरफोर्स। थल सेना के चीफ है मनोज मुकुंद नरवाने, जल सेना के हैं करमबीर सिंह, ठीक है, वायुसेना के हैं राकेश कुमार भदौरिया। अब ये जो चीफ हो गए ना, अब बात हो रही है यहाँ पे वाइस चीफ कौन है आर्मी के, तो भाई वही आर्मी के वाइस चीफ मतलब मनोज मुकुंद नरवाने के अंडर में जो नियुक्त किए गए उनका नाम है सीपी मोहंते, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल चांदी प्रसाद मोहंते पूरा नाम है, जिन्होंने वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी की कमान संभाल ली है। ये किसकी जगह ले रहे हैं, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल एसके साइनी की जगह ले रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने 4 डिकेड कंप्लीट करने के बाद अब फाइनली ये सुपरिटेंडेंट हो रहे हैं, 31 जनवरी 2021 को हो चुके हैं। तो याद रखिएगा सीपी मोहंते जो है ये अब वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है, ये इनकी पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which space agency has appointed Indian American Bhavya Lal as acting chief of staff? किस देश के स्पेस एजेंसी ने भारतीय अमेरिकी भव्य लाल को एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ का पोस्ट दिया है? तो देखो यहाँ पे आंसर आएगा आपका सबसे पहले तो नासा, ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि नासा तो मतलब यूएस की बात हो रही है, अगर नासा की बात हुई मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट यूएसए, तो यूएसए की जो आर्मी है उसमें एक पोस्ट बनाई गई चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और ये पोस्ट भी पहली बार बनाई गई, और इस पे भी किसी इंडियन अमेरिकन को ही नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है, राज अय्यर, राज अय्यर। तो वही यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उन्होंने भव्य लाल को अपना चीफ ऑफ स्टाफ एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ चुना है, ठीक है। तो ये है भव्य लाल, और नासा ने इन्हें भव्य लाल को अपॉइंट किया है, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर डे टू डे ऑपरेशन एट द यूएस स्पेस एजेंसी हेडक्वार्टर एंड विल वर्क टुवर्ड शेपिंग इट्स स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। जो भी काम डे टू डे होता है नासा में, उस सब की रिस्पॉन्सिबल कौन होंगी, भव्य लाल होंगी। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है। Who has been appointed as the president of the Asian Cricket Council? एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है, आंसर यहाँ पे बनेगा जय शाह। आप ये भी देख रहे थे कि जब सौरव गांगुली बीमार पड़े तो फिर उनकी जगह पे आईसीसी में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव भी जय शाह को ही चुना गया है, ठीक है, लेकिन ये सौरव गांगुली की जगह चुना गया है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट अभी भी सौरव गांगुली ही है,
लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो चुन लिए गए हैं जय शाह। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एशियन क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एंड बीसीसीआई? यू मस्ट नो दैट। सो इफ वी से आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो मतलब पूरी दुनिया के हर एक देश में क्रिकेट का जो दारोदार संभालता है वो है आईसीसी, जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड अरब अमीरात में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, जब हम आते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल, तो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के क्रिकेट का जो जिम्मा उठाता है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल है। सबसे पहले आईसीसी, उसके अंडर में एसीसी और उसके भी अंडर में बीसीसीआई। बीसीसीआई केवल इंडिया के क्रिकेट कंट्रोल को देखता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये कौन है? सौरव गांगुली हैं। एसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो वो बन गए हैं जय शाह। और आईसीसी के कौन है? तो ग्रेग बार्कले। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो फॉर्मेशन कब हुआ एसीसी का? 19 सितंबर 1983। हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलंबो, श्रीलंका। ये इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। 24 देशों का ये कारोबार संभालता है। चेयरमैन है अमिताभ चौधरी। प्रेसिडेंट अब कौन बन गए? जय शाह। तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे ये जय शाह, लेकिन अब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के क्या बन गए हैं? तो ये वहां के, मतलब ये इनकी एज दी है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि 32 साल के हैं, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यंगेस्ट हैं, मतलब कि सबसे कम उम्र के आप कह सकते हो कि जो प्रेसिडेंट हैं अभी तक यही रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, न्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The institute has signed an MOU with Ministry of Road Transportation and Highway in a bid to increase cooperation with institutes for road construction in the country. देश में, ठीक है, देश में रोड बनाने का काम कौन करता है? एनएचएआई करता है, और वो किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में आता है। तो रोड बनाने में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए, ताकि कम मैन पावर लगे और कम समय लगे, ठीक है, इसके लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है इस मिनिस्ट्री ने? तो आंसर बनेगा आईआईटी बीएचयू, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आईआईटी बीएचयू ने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए समझौता हो गया उसका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसके मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, इसके साथ समझौता इन्होंने किया है। आईआईटी बीएचयू की बात करें, डायरेक्टर है प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन, वाराणसी उत्तर प्रदेश, एवरीबॉडी नोस दैट। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसका बाद में नाम रख दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 1968 में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की बात करें तो नितिन गडकरी जो है ये इसके यूनियन मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? नागपुर, महाराष्ट्र। इनके अंडर में क्या कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट विजय कुमार सिंह, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? गाजियाबाद, यूपी। और रिसेंटली इस मंत्रालय ने एम परिवहन ऐप भी लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन वर्चुअल फॉर्मेट। आपका डीएल वगैरह जो है वर्चुअल फॉर्मेट में इस ऐप पे आप लोड कर सकते हो। तो कहीं भी अगर आपकी चेकिंग होती है और आपके पास नहीं है तो आप इस ऐप के जरिए वो शो कर सकते हो। एम परिवहन ऐप इसका नाम है। World Bank will be providing $500 million to improve road and digital connectivity in which nation? किस देश में, ठीक है, किस देश में रोड की स्थिति को सुधारने के लिए और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक $500 मिलियन दे रहा है? भाई यहाँ पे आंसर बनेगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी, पड़ोसी देश है। और बांग्लादेश में वर्ल्ड बैंक जो है ये क्या कर रहा है भाई? $500 मिलियन पैसे प्रोवाइड कर रहा है, ताकि वहां पे रूरल जो एरिया है, रूरल जो रोड है उसका अपग्रेडेशन हो सके और वेस्टर्न रीजन से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ सके। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के जरिए लगभग 20 मिलियन लोगों को लाभ मिलेगा जो कि वेस्टर्न रीजन में रहते हैं बांग्लादेश के। The project will help upgrade the 48-kilometer two-lane Jaishore-Zeniada road to a modern 4-lane highway. जो 2 लेन है रोड जयशोर और जेनियादा का, उसे 4 लेन हाईवे में कन्वर्ट किया जाएगा 48 किलोमीटर लंबाई तक। और यहाँ पे 600 किलोमीटर जो रोड बनाई जाएगी ताकि रूरल रोड को कनेक्ट किया जा सके और उसको डेवलप किया जा सके। कौन कर रहा है इतना कुछ? वर्ल्ड बैंक कर रहा है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी कहाँ की कैपिटल है? यूएसए की कैपिटल है। वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो कौन है? डेविड मालपास। डेविड मालपास ये हेड है किसके? वर्ल्ड बैंक के। अंशुला कांत जो है, अंशुला कांत, ये सीएफओ हैं, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं।
MDBI है, ठीक है, तो याद रखिएगा डेविड मालपास, अंशुला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian cricketer has been nominated for ICC Men's Player of the Month? याद रखिएगा जीता नहीं है, नॉमिनेशन में आया है, ठीक है। तो इनमें से कौन ICC Men's Player of the Month के लिए नॉमिनेट हुआ है? तो इनमें से ऋषभ पंत हैं। अब ऋषभ पंत के अलावा भी 2 लोग हैं, वो कौन कौन है ये भी देख लीजिए। तो ऋषभ पंत, उनके साथ जो बैट्समैन है वो है इंग्लैंड के स्कीपर जोए रूट और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग। तो पॉल स्टर्लिंग, जोए रूट और ऋषभ पंत ये तीनों आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी के लिए नॉमिनेटेड है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which cities hosted the Aero India इंटरनेशनल एयर शो? देखो, एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो हर साल होता है इंडिया में, जहाँ पे हमारा जो एयरफोर्स है वो अपनी कलाबाजियां दिखाते हैं। इस बार तेजस को भी बहुत अच्छे से मतलब कह सकते शोकेस किया गया। और अब यहाँ पे बात हो रही है कि ये कौन से शहर में हुआ, तो ये बेंगलुरु में हुआ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो 13वां एडिशन था ये एरो इंडिया का, 13वीं बार हो रहा था और ये आपका जो है ये 3 फरवरी को हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है, शो किया जाता है, एग्जिबिट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो भी हमारे वायुयान है उन्हें। ये येलंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में जो है वहां पर हुआ। During this show, manufacturer and service provider from the Indian aerospace and aviation industry meet potential buyer of their product. जाहिर सी बात है, जब आप उसे दिखाओगे, शोकेस करोगे, तो जिसे बाय करना है वो फिर ज्यादा डिफेंस मिनिस्ट्री ही खरीदेगी देश की सेना के लिए, तो वहां पे पोटेंशियल बायर भी इनको मिलते हैं। तो ये 13वां एडिशन जो है, देखो यहाँ पे जो पोस्टर लगा है ये इसके 12वें एडिशन का है, ठीक है, लेकिन ये इस बार जो हुआ ये 13वें एडिशन हुआ, 2020 वाला ये अब जाके हुआ था, ठीक है, क्योंकि 13वां एडिशन याद रखिएगा, 13th एडिशन। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एन ऐप नेम्ड E-Watch to receive complaint on irregularities in ग्राम पंचायत इलेक्शन? किसी राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव होने वाला है और चुनाव के दौरान कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई इरेगुलरिटीज ना हो, इसकी शिकायत करने के लिए E-Watch नाम का ऐप जारी किया गया है। ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही जवाब होगा। तो आंध्र प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, वहां के जो कमिश्नर हैं एन रमेश कुमार, इन्होंने E-Watch नाम का ऐप इसीलिए लॉन्च किया ताकि पोल रिलेटेड इरेगुलरिटी की शिकायत आम आदमी इस ऐप पे कर सके और उसे संज्ञान में लिया जा सके, ठीक है भाई, याद रखिएगा। फरवरी 2021 को ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले, उसी की तैयारी में ये किया गया है। ये ऐप डेवलप किया गया SEC और इनिशियल कॉर्पोरेशन ऑफ रिलायंस जियो के द्वारा, इनके साथ मिलकर ये ऐप को डेवलप किया गया। वी आर टॉकिंग अबाउट आंध्र प्रदेश, जिसकी 3 कैपिटल है, भारत का इकलौता राज्य जिसके 3 कैपिटल, एंड द कैपिटल इज विशाखापट्टनम, ठीक है, अमरावती और आपका क्या है भाई, कुर्नूल। ये 3 यहाँ की क्या है, कैपिटल है। यहाँ के सीएम का नाम क्या है, YSR जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट देखते हैं, which state has announced an appreciation amount worth rate 11,000 for doctors and healthcare worker deployed in कोविड वार्ड? कोविड वार्ड में जो डॉक्टर्स थे और जो हेल्थ वर्कर्स थे उनके लिए एक कह सकते हो कि प्रोत्साहन, सराहना की राशि जो है 11,000, ये कौन से राज्य में अनाउंस किया गया? तो आंसर बनेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने ये अनाउंस किया है। तो ये कौन है भाई, ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत, यूके मतलब नॉट यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड के सीएम। और गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 11,000 अमाउंट एप्रिसिएशन अमाउंट के रूप में डोनेट किया है डॉक्टर्स को और हेल्थ वर्कर्स को, जो भी कोविड वार्ड में डिप्लॉयड थे, वहां पे काम किए। जितने भी कोरोना वॉरियर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक है विंटर्स कैपिटल, एक है समर कैपिटल। विंटर्स कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल क्या है, गैरसैंण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड कहाँ पे? लो भाई, अब मैप आ गया हमारे भारत का, तो जरूर देखेंगे उत्तराखंड कहाँ पर है। ये देखिए, ये जो है उत्तराखंड, पहले तो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, बाद में उत्तराखंड बना, तो ये है उत्तराखंड, ठीक है। आपने पंजाब भी पढ़ा था, पंजाब क्या किया है, हर घर पानी हर घर सफाई, ये किया है
ये पंजाब ने, ये है पंजाब। दिल्ली ने क्या किया है, स्विच दिल्ली नाम का कैंपेन लॉन्च किया है, तो ये क्या है, दिल्ली। अभी आपने आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड न्यूज आपने क्या पढ़ी कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसने ई वॉच नाम का ऐप जारी किया है, और आंध्र प्रदेश कहां पर है, तो ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर है, चलिए अगले न्यूज में पढ़ते हैं। Who will be new CEO of Amazon? Very important question. Chief Executive Officer of Amazon, जो कि अभी तक थे जेफ बेजोस, लेकिन अब ये नहीं है, अब है एंडी जेसी। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो Amazon के CEO जेफ बेजोस थे और उनकी जगह ले लिया किसने, तो उनकी जगह ले लिया है एंडी जेसी ने। ठीक है, अब ये नए Amazon के क्या हैं, CEO हैं। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। The United States has extended the New START nuclear treaty for 5 years with which nation? देखो, न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर पावर एक ऐसी चीज है जिससे बहुत ही भारी मात्रा में विध्वंस मचाया जा सकता है, तहलका मचाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है एक पूरे देश को। तो अगर ये ताकत सभी अपना लेंगे और सभी अपने मनमाने तरीके से यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। तो इसी तरह की चीजों के लिए कई ट्रीटी साइन होती है कि नहीं, आप अपने होशो हवास में इसका यूज करेंगे। एक ऐसी ही ट्रीटी है जिसका नाम था न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी, जो कुछ देशों के बीच में साइन हुआ था। अब अमेरिका ने इस ट्रीटी को रिन्यू किया है, मतलब इसका अवधि खत्म हो रहा था, उसने इसको रिन्यू किया। मतलब अमेरिका का किसी एक देश के साथ एक ट्रीटी साइन हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे और इस न्यूक्लियर पावर का अच्छे से यूज करेंगे। न्यू स्टार्ट ट्रीटी इसका नाम था, और ये रिन्यूएबल जो रिन्यू हुआ है ट्रीटी वो हुआ है रशिया के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। मतलब ये ट्रीटी किसके किसके बीच में थी, तो ये ट्रीटी थी अमेरिका और रशिया के बीच में। ठीक है, ओबामा के समय पे ये साइन हुआ था। यूनाइटेड स्टेट ने इसे एक्सटेंड कर दिया है अगले 5 साल के लिए। ये ट्रीटी जो कि ओनली वन लेफ्ट रेगुलेटिंग द 2 लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल्स इन द वर्ल्ड वाज सेट टू एक्सपायर ऑन February 5। मतलब क्या है कि इन दोनों देशों के बीच में ये इकलौती ऐसी कोई ट्रीटी थी जो कि खत्म होने वाली थी, लेकिन 5 फरवरी को इसे फिर से 5 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया। ये एक न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी है कि न्यूक्लियर आर्म को कम करिए, बहुत ज्यादा इसको मत बनाइए, और अगर बनाइए तो उसका यूज होशो हवास में किया जाए, ठीक है, ना ही किया जाए एक्चुअली। तो ये यूएसए और रशिया के बीच में हुआ था। इसको नाम दिया गया था मेजर्स फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, और ये 8 अप्रैल 2010 में प्रेग में साइन हुआ था और इसे अगले 5 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा रशिया और यूएसए के बीच में ये 2 महाशक्तियां कहाँ कहाँ हैं, तो चलो देख लो। ये है यूएसए, ठीक है, ये है यूएसए, यूएसए की ट्रीटी यहां पर भी है, और ये रहा रशिया, ये है रशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो याद रखिएगा रशिया। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश रशिया ही है। तो ये यूएसए है। यूएसए के बारे में आप जानते हैं, वॉशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है, 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। और ये क्या है, तो ये है रशिया। रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन 2035 तक अपना नियुक्ति अपने आप करके बैठे हैं। ठीक है, तो ये रशिया और ये यूएसए के बीच में न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड हो गई है। Who has been re-elected as Boxing Federation of India President? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से किन्हें चुना गया, मतलब कि पहले भी थे, इनका दोबारा री इलेक्शन हो गया है। इनका नाम है अजय सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। तो अजय सिंह को फिर से इलेक्ट कर लिया गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, इनका सेकेंड टर्म स्टार्ट होगा और इन्हें 37 वोट मिले। ओके, February 3 को ये हुआ गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, और इसके अलावा हेमंत कुमार कलीता जो हैं उन्हें सेक्रेटरी चुना गया है और दिग्विजय सिंह को ट्रेजरर चुना गया है। मतलब प्रेसिडेंट होंगे अजय सिंह, सेक्रेटरी होंगे हेमंत कुमार कलीता और ट्रेजरर कौन होंगे, दिग्विजय सिंह। हेडक्वार्टर कहां पर इसका, गुरुग्राम हरियाणा में है बीएफआई का हेडक्वार्टर। Which Indian Medical Institute has launched India's first amputee clinic? Amputee मतलब होता है जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, ठीक है, जो शारीरिक रूप से डिसेबल्ड हैं, उनके लिए चिकित्सा संस्थान ने भारत का पहला
एम्पुटी क्लिनिक, मतलब कि अभी तक भारत में इनके लिए स्पेशली एम्पुटी क्लिनिक नहीं था, तो ये लॉन्च किया है चंडीगढ़ में। तो यहाँ पे PGIMER करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, PGIMER। तो पहला इस तरीके का इंडिया में, ठीक है। PGMI का जो फुल फॉर्म है वो है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कहाँ पे, चंडीगढ़ में। इसने इस एम्पुटी क्लिनिक को लॉन्च किया है। ये क्लिनिक जो है ये इम्प्रूव करने के लिए सेटअप किया गया है। क्या इम्प्रूव करने के लिए? एम्पुटेशन पेशेंट केयर, जो एम्पुटेशन पेशेंट है उनकी केयर को, बाय प्रोवाइडिंग कलेक्शन ऑफ सर्विसेज अंडर वन रूफ एंड विद सिग्निफिकेंट कोऑर्डिनेशन। तो याद रखिएगा चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ भी एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, और इकलौता केंद्र शासित प्रदेश जो खुद केंद्र शासित प्रदेश भी है और 2 लोगों की राजधानी है, हरियाणा की भी और पंजाब की भी। नेक्स्ट, Which country has successfully test fired a ballistic missile named Ghaznavi? आपने अभी पढ़ा था कुछ समय पहले कि पाकिस्तान ने फतह नाम का एक मिसाइल लॉन्च किया, और अब आप देखो गजनवी। तो गजनवी भी पाकिस्तान ने ही किया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका टेस्ट फायर मतलब सक्सेसफुल परीक्षण पाकिस्तान ने किया। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब धरती से इसे धरती के ही किसी टारगेट पे लॉन्च किया जा सकता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गजनवी, ठीक है। ये 290 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्लियर है? पाकिस्तान कहां पर है? तो आप देख रहे हो ग्रीन कलर में जो एरिया कलर्ड है दैट इज पाकिस्तान। ये ईरान को टच करता है और ये अफगानिस्तान को टच करता है, और इंडिया को तो ऑब्वियसली करता ही करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये आपका पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पीएम का नाम क्या है? इमरान खान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? आरिफ अली। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Who has won gold medal in 10-meter air pistol men event in first Asian online shooting championship? पहली बार एशिया कॉन्टिनेंट में एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुआ। इसमें अलग अलग क्षेत्र में लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। अब आपको पता है जब शूटिंग चैंपियनशिप होते हैं तो उसमें राइफल से होता है, पिस्टल से होता है, अलग अलग दूरियां भी होती हैं। तो यहाँ पे किसने गोल्ड मेडल जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल, मतलब 10 मीटर की दूरी से एयर पिस्टल से शूट करके किसने ये गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सौरभ चौधरी। याद रखिएगा। तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। एक था 10 मीटर एयर पिस्टल, एक था 10 मीटर एयर राइफल। तो इन दोनों की बात करें तो एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी ने गोल्ड जीता, दिव्यांश सिंह पनवार ये हैं दिव्यांश, ये हैं सौरभ। तो दिव्यांश ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता। और यहाँ पे किनान चिनाई जो है इन्होंने मेंस ट्रैप में जीता, और राजेश्वरी कुमारी ने विमेंस ट्रैप में जीता। मेन ये दोनों के पूछे जाने की ज्यादा आशंका है। इसके अलावा एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इंडिया ने काफी यहाँ पे मेडल जीते, मतलब इंडिया मेडल टैली में टॉप कर गया। किस तरीके से? इंडिया के 24 मेंबर शूटिंग कॉन्टिजेंट ने टॉप किया इस मेडल टैली को, जो कि पहला एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप था। यहाँ पे 4, ठीक है, 8 गोल्ड मेडल टोटल होते हैं, जिसमें से 4 इंडिया ने ही जीता, ठीक है। इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीता, 2 सिल्वर जीता, ठीक है, और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो टोटल 11 मेडल जीत के इंडिया ने मेडल टैली को भी टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज सेट अप इट्स फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन इन विच सिटी? अभी आपने देखा कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। उसी दिन इंडिया ने क्या किया? पहला एक सेंटर स्थापित किया जो वेटलैंड के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए स्थापित किया। और ये कहाँ पे हुआ है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, वेटलैंड कंजर्वेशन डे के उपलक्ष्य में 2 फरवरी को ये हुआ है। चेन्नई में पहला इंडिया का वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया गया है, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और ये नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट का एक पार्ट होगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आएगा। आपके लिए क्वेश्चन आ चुका है, इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? इस मंत्रालय को कौन संभालता है? ये दिन जो मनाया जाता है 2 फरवरी का, ये 50वां वर्षगांठ था किस चीज का? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को, मैंने शुरुआत में 72 बोल दिया था, आई वांट टू करेक्ट दैट, इट विल बी 1971। प्लीज करेक्ट इट, ठीक है, प्लीज इसे करेक्ट लीजिए, आई एम सॉरी फॉर माय मिस्टेक। तो 1971 को रामसर नाम की जगह में जो समझौता हुआ था उसकी 50वीं वर्षगांठ थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
RBI has projected real GDP growth to be how much in financial year 2021-22? 2021-22 में आरबीआई ने क्या अनुमान लगाया है भारत के सकल घरेलू उत्पाद का? तो आंसर होगा 10.5%। ऑप्शन नंबर ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि 2021-22 जो वर्ष है, भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद दर है वो 10.5% से बढ़ेगा, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक तो 7.7, 9.6, 7.8, 7.4 ये प्रेडिक्शंस रही हैं, लेकिन अब 2021-22 के लिए सभी ने ज्यादा ही प्रेडिक्ट किया है, मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, पोस्ट पैंडेमिक में अब कुछ तो असर तो रहेगा ही, बहुत समय तक रहेगा, इकोनॉमी में जो प्रभाव पड़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है बाय मंथली, मतलब हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठ के डिसाइड करती है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको बदला जाए या ना बदला जाए, लेकिन इस बार इन्होंने इसे में कोई भी बदलाव नहीं किया। ठीक है, अभी भी जो रेपो रेट है वो 4% ही है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% ही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये कौन है, इनकी फोटो आप देख रहे हो भाई, पहचान ही रहे होगे, ये है शक्तिकांत दास। ठीक है, ये कौन है, शक्तिकांत दास। ये कौन है, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विद स्टेट गवर्नमेंट विल बी सेटिंग अप एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की जाएगी? गुजरात यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो गुजरात की जो सरकार है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल जो है वो गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के गांव में स्थापित करने वाली है। ये स्टेट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इसे सेटअप कर रहा है। ठीक है, टाटा ग्रुप के साथ मिलके। अब देखो, द इंस्टीट्यूट विल प्रिपेयर स्किल्ड मैन पावर इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, सिस्टम इंटीग्रेशन, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है, सिमुलेशन सॉल्यूशन एंड अदर एरियाज, मतलब साइबर सिक्योरिटी हो गया, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में लोगों को कुशल बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और यह स्थापित होगा गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस हफ्ते के। अच्छे से इसे रिवाइज करिए, इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ को स्टोर कर लीजिएगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपने डेली क्लासेस नहीं ली हैं तो आप ये वीडियो भी देख लेते हो, तो आपका एक तरीके से एक हफ्ते का करंट अफेयर आपके दिमाग में बैठ चुका है इस वीडियो को देखने के बाद। फिर हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले हफ्ते मतलब संडे को मिलेंगे नेक्स्ट, और तब हम आने वाले हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। अभी भी आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर बचा हुआ है, जी जान से मेहनत करिए, कोई भी कमी मत आने दीजिए। समझ लीजिए कि ये 2020 के आखिरी पेपर का आखिरी मौका है और फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा कोई पेपर क्वालिफाई करने के लिए। तो कोई भी do not leave any stone unturned. All the very best. Thanks for watching this video. Please like, comment, share and subscribe.